नमस्कार, टैक्स मंत्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और इस शो में हम आपको बताएंगे टैक्स की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में। अब देखिए, त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में आप भी प्लानिंग कर रहे होंगे सोना चांदी खरीदने की, ज्वेलरी खरीदने की, और इसकी चमक किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर इससे जुड़े कई ऐसे सवाल भी हैं जिनके बारे में जानना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और आज के टैक्स मंत्रा के इस खास शो में हम उन्हीं सवालों के जवाब देंगे। कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं जिनको कि टच करने की आज कोशिश करेंगे। सोने चांदी के गहने और बर्तनों से जुड़े कई टैक्स संबंधी मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपके भी कुछ सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ टैक्स मंत्रा शो में टैक्स गुरु मुकेश पटेल जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खास शो में समय देने के लिए। देखिए, काफ़ी अच्छा मौका है, त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और धनतेरस के समय लोग प्लानिंग भी करेंगे सोने चांदी में खरीदारी करने की और ज्वेलरी खरीदने की। लेकिन हर टैक्स पेयर के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि जब भी हम ये ज्वेलरी खरीदने जाए, स्पेशली गोल्ड खरीदने जाए, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना अपने पास वो होल्ड कर सकते हैं कि वो आयकर विभाग द्वारा जांच के घेरे में ना आए। पूजा, आपने बिल्कुल सही बताया कि सोना चांदी किसको प्यारा नहीं है, लेकिन सोना चांदी का प्यार भी कभी आयकर विभाग के साथ आपको पंगे में डाल सकता है और आपको बड़ी तकलीफ भी करा सकता है अगर आपने ठीक ठाक उसके लिए आयोजन नहीं किया। लेकिन सबसे पहले आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे हमारे दर्शकों को ये बताते हुए कि आयकर कानून के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, जो मार्गदर्शक रूपरेखाएं तय की गई है, उसके आधार से आयकर विभाग ये कहता है कि आपने इतना सोना अगर रखा है तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए आयकर की। हम ये मर्यादा में और ये गाइडलाइंस के आधार से आपका सोना है वो हम ठीक ठाक मान के चलेंगे। तो ये गाइडलाइंस क्या है, इस पर जो सीबीडीटी का एक सर्कुलर है 1994 में ये जारी किया गया था और इतने सालों बाद भी अभी वो बिल्कुल ठीक ठाक अमल में है। इसमें ये कहा गया है, और ये आप ध्यान से सुने, कि अगर कोई भी फैमिली में, परिवार में अगर परिणित महिला, मैरिड फीमेल मेंबर है, तो उसके केस में 500 ग्राम तक का सोना वो रख सकते हैं। अगर अनमैरिड फीमेल है, जिसकी शादी नहीं हुई, बेटी है हमारी, तो उस केस में 250 ग्राम की लिमिट तय की गई है। और पुरुष सभ्य, छोटा मोटा बड़ा कोई भी हो, उसके लिए 100 ग्राम। तो 500, 250 और 100, ये तीन जो लिमिट्स तय की गई है। और इसको मध्य रखते हुए मान लीजिए कि एक परिवार में पति पत्नी है, पति की माताजी भी रह रही है साथ में, और उनकी 2 बेटियां हैं, तो क्या होगा, जो माता और पत्नी है वो 2 केसेस में 500 माना 1000 ग्राम, 2 बेटियां जिसकी अभी शादी नहीं हुई है उनके 250 के हिसाब से 500 ग्राम, और पुरुष सभ्य का 100 ग्राम, माना 1600 ग्राम तक परिवार में सोना और या सोने के गहने उन्होंने रखे हैं, तो उसमें कोई विघ्न खड़ा नहीं हो सकता है। पर ये केवल एक मापदंड है। इसके सिवा ये सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि हम जानते हैं कि 2015 तक तो संपत्ति कर माना वेल्थ टैक्स भी भरा जाता था। तो वेल्थ टैक्स रिटर्न में आपने जो भी अपने ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स दिखाए हुए हैं उसको आयकर विभाग मान्य रखेगा। मान लीजिए आपके यहाँ इनकम टैक्स की सर्च आ गई और आप अगर दिखाते हैं कि भाई ये मैंने वेल्थ टैक्स के मेरे रिटर्न में मेरा ये वैल्यूएशन रिपोर्ट है, इतना दिखाया हुआ है, तो उससे कोई भी झगड़ा खड़ा नहीं होगा।
और इसके उपरांत भी ये जो 500, 250 और 100 ग्राम के संदर्भ में एक और भी गाइडलाइन है कि आपकी स्टेटस, कम्युनिटी का जो भी रिवाज है, रीतो रिवाज, जैसे कि हमारे गुजरात में हमारे पटेल परिवारों में खास तौर से जो कुछ रीजन्स हैं वहां तो एक है कि भाई लड़की की शादी होती है तो आम तौर से 100 तोला सोना देना बहुत कॉमन है। तो अगर ये भी दिखाया जा सकता है कि भाई ये परिवार या तो कम्युनिटी की जो एक गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए इसको किया गया है, तो आयकर विभाग का आदेश ये है कि इसको मध्य रखते हुए पूरा एक ओवरव्यू लिया जाएगा। तो हम हमारे दर्शकों को कहेंगे कि ये आपने अगर ध्यान में रखा है तो फिक्र की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल। तो मान लीजिए एक न्यूक्लियर फैमिली है तो वो करीब करीब 1 किलो के आसपास सोना रख सकती है, इस बात से ये तो चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन सर इसी से जुड़ा फिर मेरा अगला सवाल है कि अब यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आपके पास जो भी सोना है उसका सोर्स भी पता होना फिर ज़रूरी है। अगर इस केस में मान लीजिए मेरे पास जो भी सोना है उसकी जो सोर्स है वो मुझे नहीं पता है और वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो इस केस में मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकता है? इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? चलिए हम गेस्ट से वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जो भी चर्चा हुई है उसमें कुछ बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई है कि अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आप 500 ग्राम सोना होल्ड कर सकती हैं, अविवाहित महिलाओं के लिए 250 ग्राम है और पुरुष करीब 100 ग्राम सोना होल्ड कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर परिवार करीब 1 किलो सोना यहाँ होल्ड कर सकता है। तो ये तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। मुकेश जी से हमारा संपर्क वापस से जुड़ चुका है। मुकेश जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ गहने हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, उसका सोर्स मुझे नहीं पता, तो इस केस में किस तरह के चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ सकते हैं? टैक्स विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल पूजा, ये पहले सवाल में जो मैं गाइडलाइन समझा रहा था वो जाननी इसलिए आवश्यक थी कि अगर आपके पास सोना पाया जाता है, गहने पाए जाते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइन से सुसंगत नहीं है और जिसके लिए आपके पास कोई ठोस पुरावा या एविडेंस, जिसको हम कहेंगे कि भाई मान लीजिए आपको सोना चांदी वगैरह मिल सकता है, जवाहरात मिल सकता है, या तो आपको वसीयत में या विरासत में मिला हो या बख्शीश से मिला हो या आपने उसको खरीद किया हो, तो ये सब एविडेंसेस आपके पास है तो आपको फिक्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये जो जनरल पूल के गाइडलाइंस के आधार से आपके पास है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके अलावा आपके पास अगर कुछ पाया जाता है जिसके बारे में आप कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन या एविडेंस नहीं दे सकते हैं, तो आयकर कानून की जो सेक्शन 69 है उसका हमें ख्याल रखना है कि इसको अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और जिसको अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट गिना जाता है उसकी वैल्यू को आपकी डीम्ड इनकम मानते हुए उस पर सेक्शन 115 BBE के तहत काफी भारी टैक्स लायबिलिटी का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 115 BBE में ये कहा गया है कि 60% का टैक्स, उस पर 25% का सरचार्ज, 4% का एजुकेशन सेस और 6% की पेनल्टी, माना कुल सब मिला के 78% का टैक्स, सरचार्ज और सेस और 6% की पेनल्टी। माना आपके पास अगर 1 लाख का भी सोना बिना एक्सप्लेनेशन का मिलता है तो उस पर आपको 84,000 का ये जुर्माना कहो, टैक्स कहो, ये बर्डन भुगतना पड़ेगा।
84% यानी कि 84% का टैक्स बर्डन को लायबिलिटी आपकी बनती है, जो कि आपको झेलनी पड़ सकती है अगर आपके पास किसी भी तरह का अनएक्सप्लेन्ड सोना यहाँ पर मिलता है तो। मुकेश जी, परेशानी तो आपने बताई, बहुत अहम जानकारी आपने यहाँ पर दी इस पर दर्शकों को, लेकिन इससे बचने के लिए फिर किस तरह के प्रैक्टिकल टिप्स या क्या यहाँ पर आप हमें एक सॉल्यूशन बताइए इस समस्या, अगर सामने आकर इस तरह की समस्या सामने आकर खड़ी होगी तो हमें सॉल्यूशन भी बताइए कि फिर हम कैसे बच सकते हैं, एक टैक्स पेयर इस तरह की जांच से और इस तरह की लायबिलिटी से कैसे बच सकता है। पूजा, इसीलिए तो ये टैक्स मंत्र हम हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आते हैं, और सोना चांदी के संदर्भ में आपको कोई परेशानी न हो, कोई फिक्र न हो, कोई दुविधा न हो, इसके लिए कुछ गुरु मंत्र भी हम यहीं बताएं तो वो ठीक ठाक रहेगा। सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि ये 115 BBE और सेक्शन 69 का प्रॉब्लम तभी खड़ा होगा अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ख्याल रखिए कि अगर 500, 250 और 100 के दायरे में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एविडेंसेस की चिंता नहीं, पर उससे ज्यादा है तो और ज्यादा हो भी सकता है, तो एविडेंसेस की पूरी तैयारी रखिए। अब एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? या तो आपने खरीद किया है तो उसका परचेज का बिल और उसका भुगतान पेमेंट कैसे आपने किया उसका एविडेंस, चेक या कैश जो भी हो उसका आप रखिए अपने रिकॉर्ड पर। दूसरा, आम तौर से आज पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो मिलते हैं गहने और जवाहरात वगैरह, वो आपको अपने माता पिता या उनसे मिलते हैं, तो वसीयत या विरासत में जो मिलता है उसके लिए भी एविडेंस रखिए। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप की माता या दादी ने विल बनाया, अब विल में वो लिखेंगे कि मेरे जो भी गहने हैं वो मेरी बेटी या मेरी पोती को देती हूं, पर गहने का कोई जिक्र ही नहीं है, तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप माता या दादी से या नानी से क्या मिला है। तो हमेशा आपको जब कुछ वसीयत में मिलना है तो आप उनको कहिए कि भाई आप इसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन और वैल्यू तो नहीं पर एटलीस्ट वेट या ऑर्नामेंट्स का कि 22 कैरेट 24 कैरेट है या डायमंड्स है तो उसकी प्योरिटी क्या कैरेट्स में है, ये सब अगर जिक्र होता है। इसके लिए अगर आप कोई इन्वेंटरी या जिसको हम वैल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं, ये भी जुड़ा जा सकता है विल के डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आपको किसी की पास से बख्शीश मिली है तो उसका भी कुछ रेफरेंस रखिए। और जिसको हम इनकम टैक्स की परिभाषा में कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, माना संयोगिक पुरावे या तो शक्यताएं क्या होती है उसको ध्यान में रखते हुए आज अगर कोई झगड़ा भी होता है तो ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा गुरु मंत्र हम दर्शकों को ये बताए पूजा कि इसका खास खास ख्याल रख के आप ये एविडेंसेस को, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को तैयार रखिएगा पूजा। बिल्कुल, तो एविडेंस भी रखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब आपके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। लगातार आपके भी सवाल हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं और इस वक्त जो पहला सवाल आया है वो रिकी जी की तरफ से आया है। आइए सुन लेते हैं उनके सवाल क्या है। रिकी जी, सवाल पूछिए अपना। मुझे मेरी मदर के विल के तहत 800 ग्राम के गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं। मेरी मदर की शादी 1980 में हुई थी। उस सबसे लेके उसके पास से ऑर्नामेंट्स थे। अभी मैं वो गहने बेचती हूँ तो उसमें मुझे कैपिटल गेन की क्या लायबिलिटी होगी? ओके, मुकेश जी, आपने इनका सवाल सुना। माँ की शादी गहने बेचने पर कैपिटल गेन की क्या लायबिलिटी होती है, ये जानना चाह रही हैं। आपकी क्या राय होगी मुकेश जी? बिल्कुल पूजा, रिकी जी को जो जानना है
कि उनका ये हर टैक्स पेयर या इन्वेस्टर के माइंड में सवाल होगा कि कभी तो ये समय आ सकता है, मौका आएगा कि आपको कुछ बेचना पड़े। तो ऐसे केस में आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ये ख्याल में रखें कि आपको बख्शीश या विरासत में कुछ मिलता है तो इनकम टैक्स में फॉर्चुनेटली इसकी वैल्यू जीरो नहीं गिनी जाती। हालांकि आपने कुछ भी इसके लिए पे नहीं किया है, आपकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो प्रीवियस ओनर, माना जिसके पास से आपको मिला है बख्शीश या वसीयत में, उसकी कीमत जो है वो गिनी जाएगी। अब रिकी जी के केस में तो समझिए 1900 आज से कई साल पहले 80 में उनकी मदर की शादी हुई थी। अब 80 की वैल्यू ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? तो फॉर्चुनेटली अगेन, जैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि 2001 के पहले आपको अगर कोई कैपिटल एसेट जिसने भी ली हो, आपने ली हो या आपके प्रीवियस ओनर ने ली हो, तो 1 अप्रैल 2001 माना 1 अप्रैल 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, और हम जानते हैं कि सोना चांदी वगैरह में तो इसके भाव बिल्कुल पब्लिश्ड होते हैं। इसके वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार से भी आप डिस्क्रिप्शन का लेके उसको तय कर सकते हैं। तो ये जो 1/4/2001 की कीमत है उसको बेस प्राइस, बेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिनते हुए आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। अब आप जानते हैं कि 2001 का 1-2 का जो इंडेक्स था वो 100 था, और आज जो इंडेक्स है 21-22 के साल में वो 317 है। सो ऑलमोस्ट 3.17 टाइम्स। मान लीजिए उस टाइम वो गोल्ड की वैल्यू 10 लाख थी, तो आज इसकी वैल्यू हो जाएगी 31,70,000 आपकी इंडेक्स कॉस्ट। तो उससे ज्यादा कीमत जो आपको मिलती है उस पर आपको टैक्स जो है वो 20% जो भी सेस या सरचार्ज लगेगा उसके हिसाब से आपको भरना है। अब आपको ये सब केसेस में ख्याल में रखने वाली बात यह है कि अगर आपने कोई परिवर्तन किए हैं, ये ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, उसमें एडिशन वगैरह किया है और उसका भी आपके पास एविडेंस है, तो आप उसको बराबर मान के रखिएगा। और जैसे हम आगे देख रहे थे पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट की और एक्चुअल रियलिटी वाली चीज है वो टैली नहीं होती है। तो वो टैली होनी जरूरी है, क्योंकि जो चेंज किया गया है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और वो चेंज के लिए जो परिवर्तन का खर्च है उसको भी रिकॉर्ड करना बहुत आवश्यक है। पूजा जी, ओके। तो रिकी, ये राय आपके लिए। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी नमस्कार, पूछिए, आपका क्या सवाल है? मैंने हमारे फैमिली के पुराने जो चांदी के बर्तन थे 4 किलोग्राम्स के, उनको 3 lakhs में रिसेंटली बेचा हुआ है। उनका कैपिटल गेन का क्या इम्प्लीकेशंस होगा वो मुझे जानना है। मुकेश जी क्या सजेस्ट करेंगे आशुतोष जी को आप? पूजा जी, आशुतोष जी को हम एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। आज दिवाली अभी आने वाली है, उनको हम ये तोहफा देंगे कि आपको 1 रुपये का भी आयकर भरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और क्यों? इसके लिए जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, और कोई इसमें दुविधा मत रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया हुआ है। अब मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में पर वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट के साथ ये समझाता हूं कि क्यों आपको टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी हाई कोर्ट्स का ये कानून प्रस्तापित किया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट में जो कैपिटल एसेट नहीं है उससे आपको कभी कैपिटल गेन्स हो नहीं सकते। और कैपिटल एसेट की परिभाषा में निजी उपयोग की जो चीज वस्तु है उसको एक्सक्लूड किया गया है।
माना मेरे घर का जैसे फर्नीचर है या मेरी पर्सनल यूज की मोटर कार है, टीवी है, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, इसके बेचने पर कोई टैक्सेबल गेन नहीं होता। तो इसी कैटेगरी में ये चांदी के जो बर्तन हैं, आम तो गहने और जहरात है उसको एक्सेप्शन में बात किया गया है, भले आप उसको निजी उपयोग के लिए यूज करते हो तो भी, पर बर्तन को उन्होंने ये कैपिटल एसेट नहीं गिना है, वो निजी उपयोग की पर्सनल यूज की वो एसेट है, इसलिए उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब सवाल कोर्टों के पास ये भी खड़ा हुआ था कि आप निजी उपयोग का कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज उसको यूज करिए। साल में एक दिवाली के मौके पर भी आप चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, फिर उसको पैकअप कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके केस में तो 4 किलो के बर्तन हैं। मान लीजिए कोई अच्छा बड़ा महाराजा हो, महाराजा का केस, महारानी का केस हुआ था उषा देवी जी का, उस केस में तो ढेर सारे बर्तन थे, तो कोर्टों ने ये कहा कि इसमें कोई रैशनिंग नहीं होता है। अगर ये आपके बर्तन हैं, उसका सोर्स एक्सप्लेन्ड है और जो आपके पर्सनल यूज के लिए है, आप कोई व्यापार नहीं करते हैं, तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। तो द गुड न्यूज पूजा इज देयर विल बी नो टैक्स ऑन सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट गुरु मंत्र आपके लिए। अब अगला सवाल भी ले लेते हैं और अतुल कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार, पूछिए आपका क्या सवाल है? मेरा नाम अतुल कुमार जैन है, मैं हिंगनघाट वर्धा का निवासी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर मेरी सैलरी लेस देन 30 लाख है, बैंक इंटरेस्ट और कैपिटल गेन है, तो मेरे को कौन सा ITR भरना है? धन्यवाद। ओके, मुकेश जी सवाल सुना आपने इनका, तो कौन सा ITR भरना चाहिए, इन्हें क्या राय देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप जानते हैं पूजा जी, और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जनवरी तक का आपको एक्सटेंशन है रिटर्न भरने के लिए, तो उनके माइंड में ये जो ITR वाला सवाल है, अब ITR 1 जो बहुत ही सरल होता है वो भरा जा सकता है सैलरीड के केस में, पर उसमें 2 शर्तें हैं। एक तो 50 लाख से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो आप नहीं भर सकते हैं। अब इनके केस में तो 30 लाख है, इसीलिए शायद उनको दुविधा है कि मैं भर सकता हूं या नहीं। बट एक दूसरी भी कंडीशन है कि अगर आपके केस में कैपिटल गेन्स है, माना शेयर बाजार का कुछ भी छोटा मोटा नफा या और कोई भी कैपिटल गेन्स है, तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। तो इनके केस में अतुल जी को ITR 2 भरना होगा, क्योंकि उनकी बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम होती तो ITR 3 भरते, पर अतुल जी आपका जवाब है ITR 2। पूजा। ओके, चलिए ये सुझाव अतुल जी आपको दे दिया गया है। तो चलिए फिलहाल समय की कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोने चांदी को खरीदते वक्त क्या छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसको आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब वक्त है गुरु मंत्र जाने का, और इस शो में जो हमें 3 अहम गुरु मंत्र मिले हैं वो आपके सामने एक करके रख लेते हैं। पहला तो ये कि अगर आप CBDT सर्कुलर के तहत निर्धारित सीमा का गोल्ड रखते हैं या उससे पहले ही वेल्थ टैक्स में घोषित कर चुके हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सावधान रहिए, यदि आपके गहने को अनएक्सप्लेन्ड माना जाता है तो आपको 84% यानी कि 84% की भारी टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ सकती है किसी भी अनएक्सप्लेन्ड के केस में। इसके अलावा तीसरा गुरु मंत्र ये है कि अगर चांदी है आपके पास, चांदी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। पारिवारिक उपयोग के लिए चांदी के बर्तनों की बिक्री पर कोई कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। ये 3 गुरु मंत्र आपके लिए आज के इस शो में। तो चलिए टेंशन फ्री होकर जाइए, सोना चांदी खरीदिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ET Now स्वदेश टीम। और इसी गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।